वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारा हमेशा बरकरार रहे। हम लोगों को ये जो आज़ादी मिली है ये इतने आसानी से आज़ादी नहीं मिले, वो आज़ादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसको दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया। वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन आज भी अशिक्षितता के अभाव में, अशिक्षितता के कारण हम इस आज़ादी को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं। जितना देश को आगे जाना चाहिए, अभी भी देश को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अभी हमको लड़ना है अशिक्षितता से। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो कभी आगे नहीं जा पाएंगे, हमारा देश का नाम उतना आगे नहीं जा पाएगा जितना हमें जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में आपको वो कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई अंग्रेजों से लड़ना, अभी आपको लड़ना है अंधविश्वास से, अभी आपको लड़ना है ऊंच नीच से, अभी आपको लड़ना है क्षेत्रवाद से कि तुम दक्षिण भारत को, हम उत्तर भारत के, तुम बिहारी, हम ये हम वो, मतलब ये सब चीज़ों से अभी लड़ना है। अभी लड़ना है अंधविश्वास से, जाति धर्म ऊंच नीच, इन सारी चीज़ों से लड़के हमें एक होना है। और यह जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाएगी कि हमने अपने जाति धर्म ये सब बाद में, पहले हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, ये भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमें सच्चे मायने में आज़ादी मिल जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने को। हमें अपने देश को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विकसित श्रेणी में लेके आगे जाना है। ये केवल हम तभी ले जा सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। नई शिक्षा प्रणाली भी इसी ओर में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज़ादी के बाद हर मोड़ को देखा, ऐसा नहीं कि केवल विकास देखा या केवल मतलब विकासहीन देखा। हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन था उसने देश ने काफ़ी तरक्कियाँ भी की। हमने कई सारे युद्ध भी देखे, उस कई युद्धों में हमने ऐसी जीत दर्ज की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। 71 की लड़ाई में जब 93,000 फौजियों को हमने घुटना टिका दिया था, लेकिन वही युद्ध में हम लोगों ने देखा कि 62 में कैसे हमने मतलब संसाधनों के अभाव में हम लोगों ने उतना अच्छा काम नहीं कर सका। लेकिन उसी 62 के बाद 5 साल बाद हम लोगों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिए थे। उसी मुंह तोड़ जवाब का आपको नमूना दिखाते हैं। वुहान में चाइना के एक स्लीपिंग बुद्धा काफी मंदिर प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध का। वहां पर भारतीय राजनयिक जो दूतावास थे, कॉन्सुलेट में काम करते थे, उनका नाम था कृष्णन रघुनाथन। ये 4 जून 1967 को यहां से जा रहे थे, तो इन्होंने अपनी गाड़ी को रोककर इस महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के तथा मंदिरों के अवशेष का फोटो लेने लगे थे। ये एरिया मिलिट्री वाला एक छावनी का एरिया था। अभी ये फोटो ले ही रहे थे कि
चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है पीएलए ने इन्हें आकर गिरफ्तार कर लिया। ये समझाते रह गए कि हम फोटो यहाँ की मिलिट्री बेस का नहीं ले रहे थे, बल्कि हम यहाँ महात्मा बुद्ध की फोटो ले रहे थे। और महात्मा बुद्ध का भारत से तो कितना लगाव है, हमने ही पूरी दुनिया को बुद्ध दिया, हमने चीन को बुद्ध दिया, बदले में उसने हमें युद्ध दे दिया था। तो हम लोग महात्मा बुद्ध की फोटो को आज भी इज्जत से देखते हैं लोग। तो ये फोटो ले रहे थे, लेकिन चाइनीज पीएलए वालों ने इनकी बात को नहीं सुनी और उन लोगों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, इन पर जासूसी का आरोप लगाया। और जासूसी के आरोप लगाने के बाद इन्हें पूरी जनता के सामने बेइज्जत करने के लिए 15,000 लोगों के आगे इन्हें मुकदमा चलाया गया और इन्हें जासूसी का आरोप लगाकर इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया कि अवांछनीय व्यक्ति इसे देश से निकालिए। और अगले दिन मतलब ये मुकदमा चलने के बाद 13 जून को इन्हें पूरी तरह एयरपोर्ट पर घसीटते हुए लाया गया। इतना घसीटा गया था कि इनके पैर से जूते निकल गए थे, इन्हें नंगे पांव घसीटा गया। चाइना के जो रेड गार्ड्स थे इन्हें लात घूसा मारा, इनके ऊपर थूका था। उसके बाद पूरे सरेआम फोटो खींचकर इन्हें भारत में भेजा गया। जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ इनके स्वागत के लिए भी खड़ी थी और साथ ही साथ इस विरोध को भी दर्शाने के लिए खड़ी थी कि हमें भी चाइनीज को उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। भारत ने भी अगले दिन 14 जून को चीनी राजनयिकों को पकड़ लिया और उन पर भी जासूसी का सेम मुकदमा ठोक दिया और उन लोगों भी चिल्लाते रह गए कि हम जासूसी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भारत ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन भारतीयों के अंदर यह गुस्सा आग बबूला था। उस समय विपक्ष के दबाव में तथा भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना ने इस चीनी कॉन्सुलेट जो दिल्ली में थी उसे पूरी तरह से घेर लिया और वहां के खिड़कियों को पत्थर से तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिया, आग लगा दिया गया चीनी झंडों में और वहां बहुत से चीनियों को पकड़ के कूच दिया गया थुथुर इनका। तो उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और इनको बता दिया गया कि हमारे जो चीन में बैठे हैं हमारे जो राजनयिक, उन पर अगर तुम कुछ भी करोगे तो यहां तुम्हारे जो राजनयिक दिल्ली में बैठे हैं वो बचकर नहीं जाएंगे। भारत के इस घटना ने जो दिल्ली में उनके राजनयिकों पर हमला किया था, इससे चाइना आग बबूला हो गया और चाइना को लगा कि वो बहुत बड़ा पावरफुल है। उसने भारतीय राजदूतावास जो थी वहां पर उसको घेर लिया और उसके अंदर 63 भारतीय महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे, उन सबों को परिवार के साथ घेर लिया और चीन की जो रेड गार्ड्स थी पूरी तरह से घेर ली। चीन के लोग भी यहां पर तोड़फोड़ करने लगे, यहां के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए, यहां पे भी थोड़े बहुत आगजनी किए गए। लेकिन यहां चीन ने वो चाल किया कि यहां पर सप्लाई लाइन रोक दी गई। जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जरूरी नाश्ता, खाना, दूध, पानी ये सबको भी सप्लाई रोक दिया गया। और हद तो तब हो गई जब वहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के भी दूतावास थे, उन लोग भी क्या किए कि अपनी मदद से भेजे कि उस सामान के अंदर जो लोग हैं वो लोग भी कुछ खा पी ले। तो ये जो रेड गार्ड थे वो उनको भी ले जाने से मना कर दिया, नहीं अंदर कोई नहीं जाएगा ना कोई निकलेगा। और उस दूतावास में जो चीन के लोग काम करते थे, जो वहां पे वर्कर थे, उनको चीन वालों ने कहा कि तुम कोई अंदर काम करने नहीं जाएगा। पूरी तरह से इसका घेराबंदी कर लिया गया। चाइनीजों को लगता था कि इससे भारतीय डर जाएंगे। जैसे ही ये खबर भारतीय मीडिया में आई, उस समय भारतीय मीडिया ने इस खबर को बहुत ही तरजीह दी। भारतीयों का गुस्सा और भयानक चढ़ गया और भारत सरकार ने भी, उस समय जनसंघ पार्टी थी, उसने भी कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार ने अपने सुरक्षा बलों को कह दिया कि दिल्ली में जो चीन का दूतावास है उसे भी घेर लीजिए, उसमें भी कहीं विदेश से खाना नहीं जा सकता है, वहां के लोग भी खाना पानी के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, पूरी तरह से सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वहां पर भी वहां के जितने लोग हैं उनको कहीं से ना आने जाने कहीं की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। जो जो चीन के बीजिंग में हो रहा है वह सब दिल्ली में किया जाएगा। अगर वहां बंदी बनाए गए हैं तो यहां बंदी बनाएंगे। आप अगर वहां कुछ अत्याचार करते हैं तो उम्मीद रखिए कि यहां उनसे दुगना अत्याचार किया जाएगा। यहां चीन एक चाल चलने की कोशिश किया। जो उसके दूतावास थे वहां पर जो लोग बंधक बनाए गए थे वो तो अलग थे, जो हॉस्पिटल में हाथ गोड़ तुरा गया था उन लोग का कूच दिए थे सब भारत वाले। दिल्ली वाले बहुत अच्छा काम किए थे। इस चीज के लिए दिल्ली वालों को सैल्यूट करते हैं कि जब देश की बात आएगी ना तो भाड़ में गया इंसानियत। अगर हमारे देश की इज्जत पे आएगी ना तो थूर देंगे ऐसे ही, तुम चाहे कितनों बड़े के देश के रहो। तो यहाँ पर दिल्ली वाले ने जो कूचा था, वो लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो चीन जो था वहां पर एक स्पेशल कोड भेजा दूतावास भारतीय विदेश मंत्रालय को कि हमारा एक विमान जो है वो इस रास्ते से जाएगा और जो थुरा कुछ आ गए हैं सब वहां पर छोटका छोटका चीनिया सब, उनको भर भर के ले आएगा। तो भारत सरकार ने ओपन बिना कोडलेस के संदेश भेज दिया। देखिए जो विदेश में राजदूतों से बात होती है वो कोड में बात होती है, वो सीक्रेट कोड होते हैं। उस चीज को हम यहाँ नहीं बता सकते हैं आप लोग को, वो चीजें वो कोड होती है, दूसरा कोई उसको मतलब डिकोड नहीं करता है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओपन बोल दिया कि कोई भी जहाज को, चीनी जहाज को भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा। और हिंदुस्तानियों की उस समय हिम्मत की तो सैल्यूट करनी पड़ेगी जब हिंदुस्तानी एयरफोर्स को यह आदेश दिया गया कि इस रास्ते से अगर कोई भी चाइनीज जहाज गुजरता है, एक्चुअली उस समय तो ये पूरा
पूर्वी पाकिस्तान था, ये तो 1971 में हम लोग कूच काच के इसको अलग किए, इसका वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखे होंगे कि कैसे हम लोग पाकिस्तानियों को कूचे थे। उस समय 93,000 फौजियों ने हाथ जोड़ के सरेंडर किया था कि मत मारिए हमको। तो यहां से वो लोग घुसना चाहते थे। तो भारतीयों ने एकदम प्लान बना दिया था कि एयरफोर्स को सख्त आदेश था कि कलकत्ता से एयरफोर्स उड़ान भरेगी और चीनी विमानों को इस तरह से घेर लेगी कि उन्हें इलाहाबाद या लखनऊ पर उतरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब एयरफोर्स घेर लेगी तो उतरेंगे कहीं नहीं, आगे जाके जहाज, एयरफोर्स की जहाज तो छोटी होती ना, कलाबाजी करने लगे, अगवा ऐसे ऐसे करेगी अपने से उलट जाएगा, हम लोग क्या कहेंगे, डरा के उलट दिया था। तो ये लोग चीनियों को था। दूसरा कि अगर ये लोग ढिठाई करेंगे तो भाई हम लोग किसी पे डायरेक्ट हमला भी तो नहीं कर सकते हैं, सिविल एयरपोर्ट है, कोई मान लीजिए कोई लड़ाकू जहाज तो भेजा नहीं था, वो सवारी वाला था। अगर दिल्ली पहुंच भी जाता है तो भारत के पास एक और रास्ते थे कि ससुरा का पेट्रोले नहीं भरने दिया जाएगा, अब ले तो ढकेल के नहीं ना ले जाएगा यहाँ पे। तो ये रास्ते थे। चीनियों को पता चल गया कि भाई साहब ये तो भारत वाला सब एकदम भड़क गया है, सब 1962 नहीं है ये तो अब तो गड़बड़ कर देगा। तो चीनियों ने डर के मारे जहाजिए नहीं भेजा, उसके पायलट आने से मना कर दिए, नहीं जाएंगे, वहाँ एयरफोर्स तैयार है, हम लोग को इससे लड़ेंगे, हम लोग एयरफोर्स मार देगा सब, इसको दिक्कत हो जाएगा। चीन वाले आए ही नहीं सब। तब चीन को समझ में आ गया कि हम भारत को एक बार धोखा दे सकते हैं, दोबारा धोखा नहीं दे सकते हैं, हम सबको सजग रहना चाहिए। पाकिस्तान और चीन पर भरोसा करना और उनसे दोस्ती रखना मतलब अपने बेडरूम में सांप को सुलाना है। इस साले कब काटेंगे सब किसी को नहीं पता है, ये पैदे इसीलिए हुए हैं सब ताकि इनको धोखा दिया जाए। चीन को उसकी औकात समझ में आ गई कि अब हमारे जो राजदूत जो फंसे हैं सब दिल्ली में, आधा तो हॉस्पिटल में है, आधा दूतावास में है सब। अब भारतीयों का गुस्सा एकदम बढ़ते जा रहा था। तभी खबर आई कि चीन ने भारतीय दूतावास जो चीन में है उसकी जो घेराबंदी की थी उसे हटा दिया गया, खाने पीने की सप्लाई फिर से चालू कर दी गई। तब भारत ने भी यहाँ क्या किया कि जो उनके राजदूत थे जिन पर